ओके, स्टार्ट करते हैं। आज दिनांक 5 मई 2026। वन लाइनर क्विज। पहला क्वेश्चन है, देखिए सिलक्यारा टनल वाला एक इंसिडेंट हुआ था उत्तरकाशी में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जिसमें बहुत से लोग, 41 मजदूर जो थे वो 17 दिनों के लिए एक सुरंग के अंदर फंस गए थे। फिर उनका रेस्क्यू अभियान चलाया गया जो सफल रहा था। उत्तरकाशी में बिना किसी चीज के, खाने पीने के, वो 17 दिन सरवाइव कर गए वहां उस सुरंग के अंदर। तो उसके लिए एक बुक लिखी गई है, जो कि बुक का नाम है वो 17 दिन। वो 17 दिन, ये वो 17 दिन जो पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है भैया। कल एक बुक की मैंने बात की थी जो कि संबंधित थी द प्रॉमिस। ठीक है, द प्रॉमिस नाम की बुक है, ये भी अर्नोल्ड डिक्स की है जो कि टनल विशेषज्ञ हैं, वो भी सिलक्यारा सुरंग पे ही आधारित है। इसी तरह एक बुक ये है वो 17 दिन। ये किसने लिखी है, किसकी लिखी हुई पुस्तक है वो 17 दिन? कुमार राजीव रंजन सिंह, राजीव रंजन सिंह, कुमार राजीव रंजन सिंह, इनकी पुस्तक है वो 17 दिन। वो 17 दिन इनकी पुस्तक है, कुमार राजीव रंजन सिंह की पुस्तक। नेक्स्ट, अच्छा, इस पे थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग हादसा जो कि 2023 में हुआ था, 2023 पर हुआ था, इस पर आधारित है ये पुस्तक, जिसमें 41 मजदूर जो हैं वो 17 दिन के लिए सुरंग के अंदर फंस गए थे, सिलक्यारा सुरंग। इनके बचाव अभियान की कहानी को इसमें दर्शाया गया है वो 17 दिन में। कुमार राजीव रंजन सिंह की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इंजीनियर ललित शौर्य द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का क्या नाम है? इंजीनियर ललित शौर्य की पुस्तक का विमोचन किया। स्वास्थ्य के प्रहरी ये पुस्तक है, स्वास्थ्य के प्रहरी। प्रहरी कब? जून 2025। जून 2025, स्वास्थ्य के प्रहरी, लेखक है ललित शौर्य, इनके द्वारा लिखी गई है इस पुस्तक का विमोचन। ये पुस्तक बाल साहित्य के माध्यम से बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाती है, तो नाम से ही क्लियर है, स्वास्थ्य के प्रहरी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, 2025 का केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? किया हुआ क्वेश्चन है ये तो। केदार सिंह रावत, केदार सिंह रावत पुरस्कार 2025 टेस्ट पेपर में भी दिया है। केदार सिंह रावत पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एक हमने क्वेश्चन किया था, आपको ध्यान होगा, गंगोत्री के भोजपत्र ताड़पत्रों के संरक्षण के लिए किसी ने प्रयास किया था। उस भोजपत्र ताड़पत्र के संरक्षण के लिए केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? हर्षवंती बिष्ट को। हर्षवंती बिष्ट, किया है ना ये क्वेश्चन, हर्षवंती बिष्ट, हर्षवंती बिष्ट को दिया गया ये पुरस्कार। हर्षवंती बिष्ट को दिया गया 2025 का केदार सिंह रावत पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गंगोत्री क्षेत्र के भोजपत्रों की वनों के संरक्षण के लिए दिया गया ये केदार सिंह रावत पुरस्कार। और हर्षवंती बिष्ट है किस चीज से संबंधित? पर्वतारोही है ये, पर्वतारोही। 1981 में क्या किया था? 1981 में नंदा देवी का सफल आरोहण किया था, सफल अभियान किया था 1981 में, नंदा देवी का सफल अभियान। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26, ट्रैक ऑफ द ईयर, ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 कई बार कर चुके हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26, ट्रैक ऑफ द ईयर 2025-26 में कौन सा ट्रैक समुद्र से सबसे ऊंचाई पर स्थित है? ट्रैक ऑफ द ईयर 2025, चिनाब वैली, चिनाब वैली, चिनाब घाटी, चिनाब घाटी, दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है चिनाब घाटी को। ठीक है, उत्तराखंड में दूसरी फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है चिनाब घाटी, ये भी चमोली में ही स्थित है, चमोली। 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर किसने? पर्यटन विभाग द्वारा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, चिनाब घाटी उत्तराखंड में दूसरी फूलों की घाटी के नाम से जानी जाती है और सोना पर्वत के समीप है ये, सोना पर्वत, सोना पर्वत कहां? चमोली में, सोना पर्वत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तैरता राष्ट्रीय उद्यान, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, केबुलाम जाओ, केबुलाम, केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर, मणिपुर में केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, 40 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला है। 1977 में इसकी स्थापना हुई है। केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, केबुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान किस एक झील से संबंधित है? लोकटक झील, लोकटक झील, लोकटक झील से संबंधित है, लोकटक झील से संबंधित है। लोकटक झील के अंतर्गत तैरते हुए द्वीपों का एक समूह है जिसको ये, उसी में केबुलाम जाओ है। इन तैरते हुए द्वीपों को कहा जाता है फूमडी, फूमडी, फूमडी। ये जो तैरते हुए द्वीप हैं, मतलब
छोटे छोटे द्वीप रूप में है झील के अंतर्गत, उसी में ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, केप लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इन छोटे छोटे तैरते हुए द्वीपों को स्थानीय रूप से फूमडी कहा जाता है, फूमडी, ठीक है। डांसिंग हिरन पाया जाता है यहां केप लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, लोकटक झील में डांसिंग हिरन लुप्त प्राय है ये, डांसिंग हिरन, संगाई हिरण भी कहते हैं हिंदी में, संगाई हिरण, नाचने वाला हिरन। इसका अंतिम प्राकृतिक आवास स्थल है केप लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केप लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, लोकटक झील 40 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1977 में स्थापना, फूमडी छोटे छोटे द्वीप समूह। किस लिए जाना जाता है? डांसिंग हिरन के लिए, डियर के लिए जाता है, डांसिंग डियर के लिए जाना जाता है, डांसिंग डियर, नाचने वाला हिरन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली पर किस एक शैली का प्रभाव पड़ा? कला की गांधार शैली पर किस एक शैली का प्रभाव पड़ा? कला की गांधार शैली पर किस एक शैली का प्रभाव पड़ा? गांधार शैली पर किस एक शैली का प्रभाव पड़ा? तो यूनानी रोमन शैली, यूनानी रोमन शैली का प्रभाव पड़ा, यूनानी रोमन शैली का। तो कला की गांधार शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीको बौद्ध कला, गांधार शैली। बुद्ध के ही चित्र ज्यादा इसमें दर्शाए गए हैं, बुद्ध की प्रकृतियों के विषय में बात की गई है। बात करूंगा अलग अलग टाइप की। कला की गांधार शैली पर किस एक शैली का प्रभाव पड़ा? यूनानी रोमन शैली का। भारत और यूनान कला का मिश्रण है जो कि गांधार शैली है, भारत और यूनानी कला का मिश्रण है, यूनानी रोमन शैली दोनों मिक्सअप होके गांधार कला बनी है। गांधार क्षेत्र जो है पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा। यहां भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है, जहां विषय भारतीय बौद्ध लेकिन तकनीक यूनानी है। मूर्तियों में यथार्थवाद और शरीर की मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन बहुत प्रमुखता से दिखाया गया है। मथुरा बुद्ध चेहरे पर प्रसन्नता, आध्यात्मिक तेज, शरीर से चिपके वस्त्र और चौड़े कंधे, ये इसकी विशेषता है। गांधार बुद्ध, मथुरा शैली और गांधार शैली दो अलग अलग शैलियों की बात कर रहा हूं। मथुरा शैली में चेहरे में प्रसन्नता दिखेगी, गांधार शैली में रूठे हुए बुद्ध दिखेंगे। कला की शैलियों दो प्रकार की हैं बुद्ध के अंकन की, एक तो मथुरा शैली है, दूसरी है गांधार शैली। गांधार शैली जिनको मैं कह रहा हूं कला की गांधार शैली, वो उस गांधार शैली की बात हो रही है। इस गांधार शैली में यूनानी रोमन प्रभाव पड़ा है, ठीक है, भारत में ही जन्मी है ये भी गांधार शैली, तत्कालीन भारत में। तो गांधार शैली में आपको मूंछों वाले दिखेंगे, आपको बुद्ध मूंछें हैं उनकी, वो गुस्से में हैं और मुख में बिल्कुल प्रसन्नता नहीं है, ठीक है, इस टाइप का चेहरा बनाया हुआ है उसमें। तो पहले गांधार शैली किस संबंध में है? यथार्थवाद है, घुंघराले बाल हैं बुद्ध के, ठीक है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं बुद्ध की। गांधार शैली में किस में है मूंछें बुद्ध की? गांधार। वैसे आपने देखी है मूंछें बुद्ध की? लाफिंग बुद्धा में भी देखो या फिर वैसे भी देखो, बुद्ध की मूंछें नहीं दिखेंगी, लेकिन किसमें है ये मूंछें? गांधार शैली में है मूंछें। और ग्रीक देवता अपोलो जैसी शारीरिक बनावट है इनकी, ठीक, ग्रीक देवता अपोलो। मथुरा शैली की क्या विशेषता है? चेहरे पर प्रसन्नता, आध्यात्मिक तेज, शरीर से चिपके वस्त्र और चौड़े कंधे, ये इसकी विशेषता है जो नॉर्मली हम देखते हैं बुद्ध को, जिस रूप में उनकी फोटो हमारे पास रहती है, वो जो मूर्ति रहती है वो यही रूप है, मथुरा शैली है, ठीक है। कुछ बातें करता हूं थोड़ी सी इस कला की शैली के विषय में। दार्शनिक आधार क्या है? गांधार शैली का दार्शनिक आधार है, इसका मुख्य आधार यथार्थवाद है। इसमें मानवीय शरीर को वैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है जैसा वह दिखता है, जैसे नसें, मांसपेशियां और चेहरे की बनावट। मथुरा शैली में दार्शनिक आधार क्या है? इसका आधार आदर्शवाद और आध्यात्मिकता है। यहां चेहरे पर शारीरिक बनावट के बजाय अंतः शांति और ओज दिखाने पर जोर दिया गया है। देखिए, मैं मूंछ की जो बात कर रहा हूं ना, जब निरंजना नदी के तट पर उन्हें छोड़ आया था कंथक, उनका घोड़ा था, वो जब वहां पे तट पे रुके, उसके बाद क्या ऐसा कहा जाता है बुद्ध के दर्शन में कि उन्होंने अपनी मूंछ और दाढ़ी वहीं पे काटी और हवा में फेंक दी, और हवा में फेंकी, वो वापस लौट के नहीं आई। और उस दिन से ना उनके बाल बढ़े न दाढ़ी बढ़ी। वो उस दिन उनका आध्यात्मिक शुरुआत उस दिन हो गई थी जब उनको छोड़ने गया था उनका घोड़ा कंथक, और उनका क्या नाम था उसका, सारथी जो था। घोड़ा तो वहीं मर गया, वो उनके वियोग में घोड़ा मर गया, पता है। जब निरंजना नदी के पास छोड़ा, बुद्ध अपने जंगल में चलते बने, दाढ़ी वाड़ी काट के ऊपर उछाली और वापस नहीं आई वो, और उसके बाद उनकी न कभी दाढ़ी बढ़ी जीवन में न बाल बढ़े। बुद्ध की मुद्राएं और लक्षण।
गांधार मुद्रा में, गांधार में क्या है, बुद्ध को अक्सर अभय मुद्रा के साथ धर्मचक्र प्रवर्तन और ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। यहां बुद्ध के सिर के पीछे का आभा मंडल, प्रभा मंडल अक्सर सादा होता है गांधार में। मथुरा शैली में क्या है इनकी मुद्राएं और लक्षण, यहां बुद्ध के सिर के पीछे का प्रभा मंडल बहुत विशाल है, जैसे हमारे देवी देवताओं में होता है। हमारे देवी देवताओं के प्रभा मंडल वो जो पीछे होता है ना, जिसको कहते हैं वो होलो, होलो कहा जाता है, वो जो भगवानों के पीछे आपको दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड होगा ना, उसके पीछे आपको आदमियों में भी दिखने लगेगा पीछे ये चक्र, वो लेकिन बहुत ज्यादा एनलाइटेंड होना चाहिए वो आदमी, ठीक है, उसके पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, ऐसी तप होना चाहिए, तब वो दिखने लगता है। तो इसीलिए दिखाया जाता है वो देवताओं के, कि उनके आभा मंडली इतना विशाल है, इतना सुंदर है कि उनके पीछे ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। आभा मंडल होलो कहा जाता है उसे। तो लेकिन बुद्ध के गांधार शैली में क्या किया गया है, उसे सामान्य रखा गया है। लेकिन मथुरा शैली में क्या किया गया है, यहां बुद्ध के सिर के पीछे का प्रभा मंडल विशाल और नक्काशीदार है। बुद्ध को अक्सर पद्मासन में बैठा दिखाया गया, जैसे हमारे देवता बैठते हैं, और उनके दाहिने कंधे को ढका हुआ नहीं दिखाया जाता है। ठीक है। विस्तार और विविधता, गांधार शैली में यह केवल बौद्ध धर्म तक सीमित थी। इसमें केवल बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति यहां ही हमें मिलती हैं। गांधार शैली में केवल बौद्ध धर्म तक सीमित थी। मथुरा शैली, इसका फलक बहुत बड़ा था। यहां जैन तीर्थंकरों की मूर्ति और हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, जैसे शिव, विष्णु, लक्ष्मी, इससे शुरुआती मूर्तियां इसमें बनी थी। इसके बाद यहाँ के राजाओं, कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्ति की प्रतिमाएं, ये सब कई मूर्तियां। गांधार में केवल बौद्ध दर्शन को दिखाया गया है, लेकिन मथुरा शैली में बौद्ध दर्शन के साथ साथ जैन दर्शन, हिंदू दर्शन और राजाओं, तत्कालीन राजाओं के विषय में भी दर्शाया गया है। भौगोलिक संरक्षण, लास्ट पॉइंट है भौगोलिक संरक्षण। इसे मुख्य रूप से कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया। ये जरूर मेंशन कर लीजिए, गांधार शैली को किसने संरक्षण दिया? कुषाण शासकों ने। कुषाण शासक, शुद्ध सोने के सिक्के चलाने वाले कुषाण शासक। और मथुरा शैली को भी कुषाणों ने संरक्षण दिया, लेकिन यह क्षेत्र बाद में गुप्त कला की आधार बन गया। गुप्तों ने ज्यादा संरक्षण दिया, कुषाणों ने दिया बाद में, गुप्तों ने ज्यादा इसे संरक्षण दिया, लेकिन इसको नहीं दिया ना गुप्तों ने ज्यादा संरक्षण। गुप्त जो वंश था वो हिंदू धर्मवादी था, वो बौद्ध धर्मवादी नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार मथुरादत्त मठपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मथुरादत्त मठपाल उत्तराखंड के हैं। मथुरादत्त मठपाल के साहित्य संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। नंबर 1, आंग आंग चिचेल हैगो, पे में क्यापक क्याप के भेरुन, फिर प्योली हंसे मनख सतसई, राम नाम भैत बहुत ठुल, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मतलब ये पहाड़ी रचनाएं हैं, पर्वतीय कुमाऊनी साहित्य में। ये पहला पॉइंट है, ये क्या उनकी रचनाएं हैं। दूसरा, कुमाऊनी भाषा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया। तीसरा है, उन्होंने 20 वर्ष तक अनवरत रूप से कुमाऊनी पत्रिका पहरू का संपादन किया। चौथा पॉइंट है, उन्होंने 100 कुमाऊनी कहानियों की पुस्तक कौ सुआ काथ कौ का विमोचन किया, का संपादन किया। इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो इसमें से पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, दूसरा गलत है। तो पहला कथन है, आंग आंग चिचेल हैगो, पे में क्यापक क्याप के भेरुन, फिर प्योली हंसे मनक सतसई, राम नाम बहुत ठुल, उनकी ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये आराम से नोट कर लेना, अभी रहने दो। दूसरा उनका जो पॉइंट है, दूसरा भी सही है। कुमाऊनी भाषा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2014 का साहित्य अकादमी भाषा सम्मान दिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा गलत है, उन्होंने 20 वर्ष तक अनवरत रूप से कुमाऊं पत्रिका पहरू का संपादन किया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही नहीं है। और लास्ट है, उन्होंने 100 कुमाऊनी कहानियों का पुस्तक कौ सुआ काथ, ये लिख दो, कौ सुआ काथ, 100 कुमाऊनी कहानियों का संग्रह, 100 कुमाऊनी कहानियों का संग्रह है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन अब है। लास्ट क्वेश्चन ये है, एलिसा परीक्षण द्वारा किस प्रकार के संक्रमण का पता लगाया जाता है? एलिसा संक्रमण द्वारा, एलिसा परीक्षण, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑब्सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ELISA, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, फुल फॉर्म है इसकी एलिसा टेस्ट। एड्स के लिए होता है ये, इसकी जांच के लिए।
एक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोगशाला परीक्षण है जिसका उपयोग रक्त तथा अन्य शारीरिक तरल पदार्थों में एजेंट जैसे वायरस या एंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रक्रिया का पता लगाने के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से एचआईवी, हेपेटाइटिस, डेंगू, एलर्जी और गर्भावस्था जैसी स्थितियों के निदान के लिए उपयोग किया जाता है। एलिसा परीक्षण द्वारा किस प्रकार के संक्रमण का पता लगाया जाता है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शंस थे पेशाब का संक्रमण, एचआईवी संक्रमण, विषाणु जनित संक्रमण या फेफड़ों का संक्रमण। तो मेन इसका आंसर हो जाएगा एचआईवी संक्रमण, एचआईवी संक्रमण, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इसके संक्रमण का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट। एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे।